सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो आपका लूसेंट पढ़ के जाना जो बहुत ज़रूरी होता है। और लूसेंट आपका एक बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज हर किसी को आना ज़रूरी है। ऑलरेडी अगर आपने 10th तक पढ़ा होगा तो बेसिक नॉलेज होता है, लेकिन होता क्या है कि हम अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए हमें बेसिक नॉलेज के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ को रिवीजन कराने के लिए हम जो मेन चीज़ें हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया है और उनको सेलेक्ट करके आपको बता दे रहे हैं। बार बार अगर आप रिवीजन करते हैं तो इनको याद रखेंगे और याद करने के बाद आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा एग्ज़ाम को प्रश्नों को हल करने में। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये गैसीय नियम के बारे में बताया गया है। गैसीय नियम जो बताए गए हैं कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, उन वैज्ञानिकों का क्या क्या सिद्धांत रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बॉयल का नियम, तो ऑलरेडी आप बॉयल के नियम जान चुके होंगे। बॉयल के नियम में किसको स्थिर रखा है ये पूछा जाता है, तो बॉयल के नियम में ताप को स्थिर रखा गया। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयल के नियम में किसको स्थिर रखा गया, तो ताप को। ठीक है, और बॉयल के नियम हमें बताता क्या है, तो बॉयल के नियम हमसे बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ये बोला है, ये V से मतलब वॉल्यूम होता है और P से मतलब प्रेशर होता है। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के विपरीत अनुपात में होता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। मतलब आयतन की जो मात्रा का जो आयतन होगा वो प्रेशर के उल्टे अनुपात में होगा। बस इतना ही चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली ऑप्शन में यही पूछे जाते हैं कि हाँ, यानी यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। गैस का मात्रा का आयतन जो होता है दाब के व्यक्त कर्मानुपाती मतलब उल्टे अनुपात में होता है। तो आप ये अगर याद रखते हैं तो आपको खुद ये याद रहेगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में डायरेक्टली ये भी पूछ लिए जाते हैं और ये भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोनों ध्यान में आपको रखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बॉयल के नियम आपको समझ में आ गया होगा कि आयतन जो होता है प्रेशर के उल्टे अनुपात में होता है, इस बात को ध्यान में सिर्फ रखना है। चलिए अब हम देख लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा बॉयल के नियम में और भी चीज़ें कुछ बताई गई हैं कि भाई घनत्व क्या होंगे, तो घनत्व सीधे अनुपात में होते हैं। प्रेशर के सीधे अनुपात में घनत्व होंगे, आयतन उल्टे अनुपात में होंगे, वही घनत्व क्या होंगे, सीधे अनुपात। तो इसलिए ऑप्शन डायरेक्टली अगर घनत्व पूछेगा तो आपको सीधे अनुपात देना है। अर्थात कहने का मतलब ये अगर साइन जो दिख रहा है ये अब सीधे अनुपात का दिख रहे हैं, यहाँ पे जो साइन दिख रहे हैं ये उल्टे दिख रहे हैं। 1/, मतलब इन्वर्स कर दिया, इसका मतलब उल्टे अनुपात में हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों को समझ में आ गया होगा आपको। ये भी बॉयले का नियम है, यहाँ पे देख लीजिए, और ऊपर जो बताए हैं हम वो बॉयले का ही नियम बताए हैं। अब हम आपको बताएंगे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम भी गैसीय विस्थापन के बारे में बताता है। तो चार्ल्स के नियम में किसको स्थिर रखा गया है, प्रेशर को। प्रेशर का मतलब दाब होता है। ठीक है, प्रेशर का मतलब दाब होता है और दाब को स्थिर रखा गया है चार्ल्स के नियम में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसमें सर याद क्या करना होगा, तो इसमें बोला है कि भाई मात्रा का जो आयतन होगा वो ताप के अनुकर्मानुपाती होगा। अनुकर्मानुपाती का मतलब सीधे अनुपात में, तो सीधे अनुपात का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें वो जो बीच में घुमा दिया, हाँ, उसमें और उसमें डिफरेंस नहीं पाई, कौन सीधा कौन उल्टा। ये भी हो गया। अगर 1/1 लिख दिए, 1/, में लिख दिए तो उल्टा अनुपात हो गया। ये ई नहीं हमको अनुपात बताता है, हमको ये बताता है। 1/P लिख दिए तो ये इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब क्या होता है, अगर ये भी और P बराबर होते तो इसको हम कहते सीधे अनुपात में होता, लेकिन 1/, लिख दिया तो उल्टे अनुपात में हो, इसी को कहते हैं उल्टे अनुपात। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या 1/, में लिखा है, नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब सीधे अनुपात में है और यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको सिर्फ इस साइन को अगर याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई चार्ल्स के नियम हमसे पूछ रहा है तो सीधे अनुपात कर रहा है, तो सीधे अनुपात में इसे इन्वर्स नहीं दिया है तो इसका मतलब ये सीधे अनुपात में है। तो कौन किसके सीधे अनुपात में है, तो वॉल्यूम जो है ना टेम्परेचर के सीधे अनुपात में है। वॉल्यूम टेम्परेचर के सीधे अनुपात में, उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है और टी का मतलब टेम्परेचर, मतलब यही यहाँ बोला है मात्रा का आयतन ताप के अनुकर्मानुपाती। बस इतना ही आंसर हमको याद में रखना है, सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए, दाब का नियम भी है। अब दाब के नियम में किसको स्थिर रखा गया, तो स्थिर आयतन को स्थिर रखा गया। बस डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे कि दाब के नियम में किसको स्थिर रखा गया, तो आयतन को। अब यहाँ पे बोला है द्रव्यमान का जो दाब होगा वो परम ताप के अनुकर्मानुपाती होंगे। मतलब दाब, और यहाँ पर भी दाब और तापे है, और वहाँ यहाँ इससे पहले जो हम पढ़े हैं ये वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दाब के नियम में आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, अनुकर्मानुपाती। विक्त कर्मानुपाती इसको नहीं कहते हैं, इसको अनुकर्मानुपाती, और विक्त कर्मानुपाती का मतलब उल्टे अनुपात। ठीक है,
इस बात को समझ में आ गया होगा। अब है यहाँ पे देख लीजिए, गैस का अवस्था समीकरण है ये। गैस का अवस्था समीकरण हमको क्या बता रहा है कि स्थिर परिणाम के बाद, ठीक है, स्थिर परिणाम के दाब, ताप और आयतन में संबंध बतलाने वाले समीकरण, मतलब ये किसके किसके परिणाम बताते हैं, तो दाब के, ताप के और आयतन के, ठीक है। परिणाम स्थिर रखा जाता है, रिजल्ट को स्थिर रखा जाता है, ठीक है। तब एक बार हमने रिजल्ट को स्थिर रखा, एक बार हमने आयतन को स्थिर रखा, एक बार हमने दाब को स्थिर रखा, एक बार हमने ताप को स्थिर रखा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसी लेकर के कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए 1-2 बार जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक याद होगा नहीं। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखने के लिए 2 बार लिखना पड़ेगा कि भाई बॉयल्स के नियम में, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देने का इसको प्रयत्न कर रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे जो है, सबसे पहले हमने बॉयल का नियम पढ़ाया। बॉयल के नियम में उल्टे अनुपात मैंने बताया, ताप को स्थिर रखा गया। सबसे पहले टेम्परेचर को स्थिर रखें, फिर उसके बाद है यही बॉयल के नियम में अगर घनत्व रहता है साथ में तो सीधे अनुपात में होता है, ठीक है, ताप स्थिर रहेंगे। उसके बाद है चार्ल्स के नियम बताए हैं, दाब को स्थिर किया गया है। दाब का मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर को स्थिर रखा गया है, ठीक है। तो जब प्रेशर स्थिर रहेगा तो कौन आ जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर आ जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सीधे अनुपात में हो जाएंगे सर। उसके बाद है आयतन को स्थिर रखा जाएगा। जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा तो कौन बच गया उधर, प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर सीधे अनुपात में रखा गया। तो हम हर जगह सीधे अनुपात पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह मात्र उल्टे अनुपात पढ़ रहे हैं, बॉयल। बस एक बात याद कर लीजिए। और टेम्परेचर कब किसको रखा जा रहा है, अब यहाँ पे आयतन को स्थिर रखा गया, फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ परिणाम को स्थिर रखा गया है। परिणाम को स्थिर रखे जाने के बाद आपको जो है ये थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, बॉयल के नियम ये कह रहा है, सबको मिला करके एक समीकरण दे दिया गया है। उन्हीं समीकरणों को आपको ध्यान में रखना है। ये समीकरण क्या है, PV = RT। बस यही है आपका इसका नियम। परिणाम जब स्थिर रखा जाता है, गैसीय अवस्था का जो समीकरण है वो क्या होता है, PV = RT होता है। बस पूरा निकाल के कैलकुलेट करके लास्ट में रिजल्ट क्या देता है, PV = RT। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल है R और T। R का मतलब जो उसका प्रतिरोध होगा, उसके बाद है T का टेम्परेचर होगा। इस तरह से ध्यान में रखना है। या हम इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, PV = nRT भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। परम ताप पैमाना ऑलरेडी आप लोगों को पता हो चुका होगा कि परम ताप पैमाना क्या है। ऑलरेडी जान चुके हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस को हम परम ताप कहते हैं, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है और परम ताप पैमाना कहलाता है। इसी को हम परम, कभी कभी एग्जाम में जब आ जाइएगा तो उस समय आपको -273 केल्विन आ जाएगा, -273 केल्विन। तो 273 दैट इज रॉन्ग होता है, क्योंकि हमको उस समय याद नहीं होता कि केल्विन था या सेल्सियस था। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको थोड़ा सा केल्विन को नज़र रखना है। माइनस में अगर होता है तो माइनस में होगा तो आपको ये सेल्सियस होना चाहिए, यहाँ पे केल्विन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्लस में होगा तो सिर्फ 273 केल्विन होगा। 273 केल्विन ये परम शून्य ताप है, ठीक है। दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। आगे समझ में। तो परम शून्य ताप दोनों तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, याद रखिएगा। कभी ऑप्शन में ये भी आ सकता है, कभी ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ये आएगा तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में होगा और ये आएगा तो सीधे पॉजिटिव होंगे। तो सर कभी पॉजिटिव आप ले रहे हो, कभी निगेटिव ले रहे हो, तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन तो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप खुद से पढ़ने चलते हैं तो इन्हीं चीज़ों को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इन चीज़ों को अगर हम एक बार समझा देते हैं तो आपको देखने के बाद रिवाइज जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिया है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस को हम कहते क्या है, तो 273 केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग 9th या 10th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जब हम 5 डिग्री सेल्सियस करें तो 5 जोड़ करके केल्विन बदल, यानी जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273 ऐड करने से वो केल्विन बन जाता है, ठीक है। सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 5 दिया है तो 5 में 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन बन जाएगा। 6 दिया है तो 6 में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन बन जाएगा। तो केल्विन बनाने का तरीका यही है कि 273 जोड़ करके आप केल्विन बना दीजिए। क्या बना दीजिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इस बातों को, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। ग्राहम के गैसीय विसरण नियम से एग्जाम में आए हुए हैं और पूछे भी जाते हैं, इसीलिए हमने इसको इंडिकेट किया है। यहाँ पे बोला है कि इसके नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब, ठीक है, पर विभिन्न गैसों के विसरण अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल
वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। तो सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो ये बताता है हमको ये बताता है जो वेग है उसके घनत्व के विपरीत अनुपात में होता है। ये इसका एक का वेग ऊपर, एक का वेग नीचे, ये दोनों का अगर हम रेशियो निकाल देंगे तो इसका उल्टा वर्गमूल करके निकालेंगे, वही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब घनत्व को जो वर्गमूल करके निकालना है वही इसका वेग का मतलब अनुपात होता है। ये चीज सिंपल भाषा में यही कहा है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि जो वर्गमूल होता है वो उल्टे अनुपात में होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ D2 है और यहाँ D1 है, लेकिन यहाँ R1 और R2, तो उल्टा है कि नहीं है। हाँ, तो इसलिए वर्गमूल करके उल्टा करके आना चाहिए, ये चीज बोला है। तो ग्राहम के नियम यही बता रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ हमको नहीं जानना इसमें। आगे देखिए, आंशिक दाब संबंधी डाल्टन का नियम। डाल्टन ने आंशिक दाब के बारे में बताया है। तो क्लियर हो गया? नहीं हो पाएगा तो जूम आउट करना पड़ेगा। हो गया? चलिए यहाँ देख लीजिए, देखिए डाल्टन के नियम थोड़ा सा जान लीजिए। डाल्टन ने क्या किया, इस नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात उसने बताया है कि जो अगर हम निश्चित आयतन रखें, ठीक है, निश्चित आयतन रखें और उसको मिश्रण करें तो कुल जो प्रेशर होगा वो अवयवी गैस के आंशिक दाब जो गैस उसमें होगा उसके योगफल के बराबर बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे समझा दिया है कि एगो का यहाँ प्रेशर है और दूसरा का प्रेशर है, दोनों को जोड़ करके जो है वो टोटल प्रेशर जो है ना एक जैसे हो जाएंगे। तीनों के जोड़ने से एक प्रेशर बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक दाब बन जाएगा, ये चीज बोला है, ठीक है। मतलब जितने भी गैस होंगे उसमें सबका प्रेशर मिला करके एक प्रेशर के रूप में उभरेगा। अब एवोगाड्रो का परिकल्पना भी समझ लीजिए। इसमें एवोगाड्रो का समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। ये चीज अगर पूछा जाएगा कि किसके नियम के अनुसार, ठीक है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये कौन से नियम बताते हैं, तो एवोगाड्रो का नियम है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे ही आपको ये पूछ दिया जाता है, ये वाला आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, ये किसके नियम है, तो ये आंशिक दाब की संबंधी डाल्टन का नियम है। आंशिक दाब संबंधी डाल्टन का नियम, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वही चीज बताया है, V इन्फिनिटिव n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एवोगाड्रो ने ऐसा बताया हुआ है, ठीक है। संख्या बराबर है आयतन, संख्या और आयतन क्या होंगे, समान होंगे। तो ये किसने कहा है, एवोगाड्रो ने कहा है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे में लिखा है विद्युत लेपन की बात किया है। विद्युत लेपन, लेप चढ़ाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लेपन। लेकिन अगर विद्युत के जरिए चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो विद्युत लेपन कहलाएगा। क्लियर? विद्युत के जरिए अगर चढ़ाते हैं तो विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत लेपन करते क्यों है, तो आकर्षक बनाने के लिए करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। अर्थात लेप चढ़ा देने के बाद उस चीज की आयु बढ़ जाती है और दूसरी बात है कि वो देखने में भी अच्छा लगने लगता है, ठीक है। ये चीज बोला गया है। विद्युत लेपन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। पतली अस्तर उस पर चढ़ा दिया जाता है, उसी को विद्युत लेपन, लेकिन ये विद्युत के जरिए होता है। विद्युत मुद्रण, अब मुद्रण क्या होता है, मुद्रण उद्योग में काम आने वाले ब्लॉक वैद्युत अपघटन विधि से ही तैयार किए जाते हैं। तो मुद्रण करना भी, ये सब किसके नियम बता रहे हैं, ये सारे वैद्युत अपघट्य के उपयोग कहाँ हमारे जीवन में हो रहे हैं, उन चीजों का हम बता रहे हैं, ठीक है। अब धातुओं को विद्युत शोधन में काम आता है। जैसे कहने का मतलब है तांबा का शोधन करना है, चांदी का शोधन करना है, सोना का शोधन करना है, तो इन सभी को शुद्ध करना है, तो उसमें विद्युत अपघट्य प्रक्रिया होती है। यानी कि डायरेक्टली आपसे ये पूछेगा कि तांबा, चांदी, सोना को अगर हमें शुद्ध करना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो वैद्युत अपघट्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। ये चीज के लिए हम यहाँ पे इंडिकेट किए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि विद्युत धातु कर्म विज्ञान में भी काम किए जाते हैं। इसका मतलब इसका प्रयोग
जो वैद्युत अपघट्य प्रक्रिया है उनका प्रयोग आपको धातु कर्म विज्ञान में भी काम आते हैं। किस धातु के लिए? सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए और कैल्शियम मैग्नीशियम। हाँ और भी कई धातुएं हैं जो वैद्युत अपघट्य प्रक्रिया के द्वारा जो है यहाँ पे लिख दिया है निष्कर्षित किया जाता है, मतलब कहने का मतलब है उसको प्राप्त किया जाता है। कोई भी अयस्क को हम निष्कर्षित करके ही हम धातु प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली धातु हमें नहीं मिलता है। आगे देख लीजिए, आगे बोला है रासायनिक यौगिक के निर्माण में भी ये काम आते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक यौगिक बनाना है तो वैद्युत अपघट्य प्रक्रिया, जैसे औषधि, कोई भी औषधियाँ बनाना है, कार्बनिक चीज़ें बनाने हैं और कार्बनिक यौगिक बनाने हैं तो उसमें जो है ना वैद्युत अपघट्य प्रक्रिया काम आता है। एक है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में यह एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि गैल्वेनिक सेल का क्या काम है, तो सर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ट। मतलब ये कन्वर्टर है और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम ईंधन पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोड समझ लीजिए। कहने का मतलब है सेल जो होता है ना, सेल में दो चीज होता है, दो टर्मिनल होता है, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे एक टर्मिनल धन ध्रुव होता है और एक ऋण ध्रुव होता है। ठीक है, तो इसी दोनों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, समझ में आ गया सर? हाँ, प्लस और माइनस वाला जो ध्रुव होता है उसी ध्रुव को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। यहाँ सेल में दो भाग है, यही चीज़ बोला है, और यही दोनों भाग को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोड के बारे में बताया गया कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन प्रतिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, मतलब जहाँ ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। तो पूछा जाता है एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। वही अगर आपसे बोलेगा कि अवकरण कहाँ होता है, तो कैथोड पर। इस बात को ध्यान में रखिए। मतलब दो ध्रुव है ना, एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव, तो धन ध्रुव को एनोड कहते हैं और ऋण ध्रुव को कैथोड कहते हैं। एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है? अवकरण। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रोड से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड दो भाग कौन कौन है? कैथोड और एनोड। ठीक है, धन और ऋण, जैसा कि मैंने बता दिया। आगे बोला है ईंधन के बारे में बताया कि भाई ईंधन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। कोई भी ईंधन है तो वो कैसा होना चाहिए, तो आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे ईंधन जो आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, उसको रखने भंडारण करने में सुविधा हो। ठीक है, उसको ले जाने में कठिनाई ना हो। इसको ऐसी ईंधन को हम, मतलब ये ईंधन की विशेषताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसे, हाँ, ऐसी विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद है अगर जले तो हानिकारक गैस ना दे। ठीक है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। मतलब कहें जले तो थोड़ा सा जले और अधिक से अधिक टेम्परेचर दे, तो उसको कहते हैं ऊष्मीय मान होना चाहिए। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि न जलने वाला की मात्रा जो है ना उसमें कम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि ठोस व द्रव ईंधन की अपेक्षा गैसीय ईंधन अधिक अच्छा होता है। ठीक है, आपको इस लाइन को याद रखना है, क्योंकि आप अगर इस लाइन को याद नहीं रखेंगे तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कौन से ईंधन सबसे अच्छे होते हैं, तो उस समय ठोसीय ईंधन, द्रवीय ईंधन और गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे ऊंचा होता है। इसीलिए आप तो देखते होंगे कि घरों में खाना पकाने के लिए अधिकतर प्रयोग जो किया जाता है वो गैसीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यह देखिए गैसीय ईंधन की विशेषता समझ लीजिए कि गैसीय ईंधन की क्या विशेषता है। आसानी से जलाया और बुझाया जा सकता है गैसीय ईंधन को। ठीक है, धुआं नहीं बनते हैं इससे। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया है। अब हम आपको धातु संक्षारण के बारे में बताएंगे। धातु संक्षारण क्या होता है सर? धातु संक्षारण। ठीक है, तो धातु को जो है ना ऑक्सीकरण और अवकरण प्रक्रिया के द्वारा उस पर परत जम जाता है, जंग लग जाता है, तो इस तरह से धातु का जो होता है वो क्षय होने लगता है, तो उसी को धातु संक्षारण के नाम से हम जानते हैं। किस प्रोसेस के जरिए होता है? ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रोसेस चलते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके उदाहरण कुछ दिए गए हैं, उदाहरण में देख लीजिए। लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देने से कुछ समय पश्चात उसकी सतह पर भूरे रंग की परत जम जाती है। तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि लोहा में जंग लगता है तो वो किस कलर का होता है? भूरा कलर का। ठीक है, उस समय काला दे देगा, ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज करेगा, काला दे देगा, हरा दे देगा, ऐसी। तो लोहे में जंग लगना है, भूरे रंग का परत जमना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, आगे है तांबा को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने से वो रंग, ठीक है,
हल्के हरे रंग का हो जाता है तो आप तांबा पूछेगा तो हरा रंग, यही दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि तांबा है कि लोहा है, और वहाँ बच्चा देखता नहीं है, हरा रंग लगा के चलाता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि तांबा कहेगा तो हरा रंग और लोहा कहेगा तो भूरा रंग, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे है कुछ धातु ऐसी हैं जिनका संचारण नहीं के बराबर होता है। अच्छा, कुछ ऐसे धातु भी हैं जिसका संचारण होता ही नहीं है। क्यों नहीं? क्या अब यहाँ सोना और प्लेटिनम, इस पर जंग नहीं लगते हैं जल्दी, इसीलिए इसका संचारण नहीं होता है जल्दी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि सोना और प्लेटिनम पर जल्दी जंग नहीं लगता, इसीलिए सबसे कीमती है ये। आगे समझ में, बहुमूल्य है, यहाँ पे दे दिया है कि ये क्या है, बहुमूल्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, अब हम जंग, लोहे में जंग लगने की बात कर रहे हैं। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसको कहते क्या है सर जी? तो सर जी इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। तो डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन जंग है, तो फेरिक ऑक्साइड को ही हम जंग कहते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 और 3 याद रखिएगा, 2 और 3, F के साथ 2 और O के साथ 3। 2 और 3 याद रखेंगे कि सीधे क्रम में है जंग, 2 और 3। कभी कभी एग्जाम में जाइएगा तो उस समय 3 पहले दे देगा, 2 बाद में दे देगा, कंफ्यूज कर देगा, तो सीधा क्रम है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो Fe2O3 जो है ना जंग है, फेरिक ऑक्साइड इसी को कहते हैं। फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड भी होता है जंग। ठीक है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड भी जंग होता है, और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड में OH आता है। क्या आता है? OH। आगे समझ में, तो इस तरह से भूरे रंग की ढीली परत होती है, तो भूरे रंग की ढीली परत होती है, इस बात को ध्यान में। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संचारण की शर्तें। संचारण होने के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब किस कारण से संचारण हो सकते हैं, किस शर्त पर हो सकते हैं? तो सर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां संचारण नहीं हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए तभी संचारण होंगे। वायु में नमी होना चाहिए तभी होंगे। ठीक है, वायु हो और वायु में नमी हो तभी जाके संचारण होंगे। संचारण क्या है? तो मैंने अभी बताया आपको कि संचारण का मतलब है धातु का जंग लग के क्षय हो जाना, संचारण है। आगे समझ में, एक गैल्वेनीकरण से भी पूछे लिए जाते हैं कि गैल्वेनीकरण से क्या पूछे जाते हैं, तो जिंक धातु की परत बैठने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। मतलब जिंक पर अगर धातु लगा देते हैं तो उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो जिंक का लेप चढ़ाना कौन सी प्रक्रिया है? हाँ, गैल्वेनीकरण, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ओके, गैल्वेनाइजेशन आ गया। ऐसा लोहा गैल्वेनीकृत लोहा कहलाता है, अर्थात जिंक का लेप लोहा पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि लोहा बचा रहे। बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, हम क्षारण से संरक्षित करने के लिए गैल्वेनीकरण का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनीकरण में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे हम विलयन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विलयन को। अब विलयन को समझ लीजिए। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है सर जी। उस समय एग्जाम में पूछे जाएंगे, सुन लिए, हल्ला नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, इतना पर चलिए आगे देख लीजिए। बोला है समांग मिश्रण, तो विलयन आपसे पूछेगा कि निम्न में कौन समांग मिश्रण का उदाहरण है, तो उस समय विलयन रहेगा तो आप टिक लगा दीजिए विलयन। ठीक है, समांग मिश्रण के उदाहरण है विलयन। आगे समझ में, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि ध्यान रखना है कि ये मिश्रण समांग है, ये इतना बात आपके काम के हैं, आगे काम के नहीं है। आगे है उदाहरण, नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन एक समांग मिश्रण के उदाहरण हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सर नमक और जल मिला दिए तो ये कौन सा मिश्रण बन गया? समांग। ठीक है, विलयन और चीनी का जल में मिला दिए तो कौन सा मिश्रण बन गया? समांग। याद रखिएगा, डायरेक्टली यही पूछे जाते हैं। अब समांग विलयन के जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं से भी बनते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न यही बन गया, समांग मिश्रण है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। त्रिज्या से पूछ लिया भाई, इसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी? ठीक है, 10⁻⁷ होता है बिलियन का, या सेंटीमीटर याद रखेंगे जरूर। सेंटीमीटर अगर आप याद नहीं रखेंगे तो वहां पे मीटर आ जाएगा, आप मीटर लगा के टिक लगा। सर जी तो बताए थे, लेकिन सर जी ये भी बताए थे कि सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे समझ में, सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हम। सूक्ष्मदर्शी लगा के देखिए, उसके कण को न चीनी दिखेगा और न पानी का कण दिखेगा। ठीक है, कोई सूक्ष्मदर्शी लगा लीजिए, तो यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप नहीं देख सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। कण विलायक में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे से विभेद करना संभव नहीं है, अर्थात आप कभी चीनी के और पानी के कण को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है,
विभेद नहीं कर सकते, मतलब अंतर नहीं बता सकते वहाँ पे। विलयन में उपस्थित विलय के कण छन्ना पात्र के आर पार आ जाते हैं। छानिएगा तो चीनी और पानी सब नीचे छन्ना के चला जाएगा, तो आर पार हो जाएगा। आगे समझ में? चीनी नहीं अटकता है छन्ना में, अटकेगा जब चीनी पानी घुल जाएगा तो चीनी को अटकाना चाहेंगे तो अटकेगा, तो नीचे जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विलयन विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बनते हैं कि जब चीनी पानी को घुला दिए हैं तो बताइए विलयन कैसा बन गया? अस्थायी बन गया, अस्थायी बन गया, पारदर्शक बन गया, अपारदर्शक बन गया। तो आपको पारदर्शक याद रखिएगा। पारदर्शक का मतलब होता है कि हम, हाँ, जैसे हम घुला दिए हैं ना चीनी को, तो आप चीनी घुल गया है फिर भी आप देखना चाहेंगे तो उसके आर पार देख सकते हैं, मतलब नीचे क्या कौन सा कण है आप पानी के नीचे देख सकते हैं। तो ये पारदर्शी हो गया। अस्थाई का मतलब है कि वो परमानेंट बन गया है, वो आप फिर आप उसको छन्ना से छान उन करके अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलिए आगे विलयनों के प्रकार समझ लीजिए कि सर विलयन के प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। तो क्या क्या बनते हैं? तो विलयन कैसे कैसे आते हैं? तो गैस और गैस मिलने से विलयन बन जाता है, गैस और गैस मिलने से, ठीक है। तो गैस और गैस मिलने से ये जो बनता है वो वायु है, और वायु जो है ना ये मिश्रण कहलाता है, याद रखेंगे इसको हम मिश्रण कहते हैं। गैसों और गैसों का मिश्रण वायु है, ठीक है। गैसों और गैसों का मिश्रण क्या है? वायु है, और ये एक प्रकार का मिश्रण है, ध्यान रखेंगे। गैस और द्रव को मिलने से ब्रोमीन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना, ठीक है। गैस और द्रव, तो इस बात को ध्यान में रखिए। ब्रोमीन एक द्रवीय पदार्थ है और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे कि उस धातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में, बता सकते हैं? तो कंफ्यूज कर गए ना, कंफ्यूज करके धातु पूछे हैं, धातु पारा होता है, ठीक है। लेकिन अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। इसीलिए ध्यान रखिएगा, दोनों चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए पारा को मरकरी भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे है गैस में ठोस का विलयन। गैस में ठोस का विलयन भी हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कभी कभी वायु में धूल कण भी मिल जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम इस मिश्रण को क्या कहेंगे? गैस में ठोस का मिश्रण है। क्या है? गैस में ठोस। द्रव में गैस मिल जाते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना, जल में कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? समा जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्रव में गैस का विलयन, ठीक है। उसी तरीके से द्रव में द्रव का विलयन, ये सारे आप देख लीजिएगा, हम जो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बता देंगे। द्रव और ठोस का विलयन, जल और चीनी का विलयन द्रव और ठोस का विलयन है। उसके बाद आपको मैं बता दूं ठोस में गैस का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, पैलेडियम धातु को हाइड्रोजन में विलयन, ठीक है, और कपूर का वायु में विलयन। ये ठोस में गैस का विलयन है, ठोस में गैस का, ठीक है। याद रखिएगा कि ठोस से अगर गैस बन गया तो ठोस में गैस का विलयन हो गया, ठीक है। उसके बाद है ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन, चीनी में जल का विलयन, ये ध्यान रखिएगा, चीनी में जल का विलयन। ठोस में ठोस का विलयन देख लीजिए, चीनी में अगर पानी घुल गया तो क्या हो गया? ठोस में द्रव का। अब पानी में चीनी घुल गया तो द्रव में ठोस का विलयन, उल्टा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे दिया जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए विलय और विलायक, विलय और विलायक समझ लीजिए। विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो मैं सीधी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें पानी रखा है, क्या रखा है? पानी, ठीक है, और पानी में हमने गिरा दिया चीनी, क्या गिरा दिया? चीनी, ठीक है, याद रखिएगा, चीनी गिरा दिया। अब ऐसी परिस्थिति में चीनी पानी का क्या हो गया? मिल गया, तो इसमें जो चीनी है वो विलय है और पानी है विलायक है, ठीक है। जिसने अपने में खुद को विला लिया उसको विलायक कहेंगे, और विलय जो जाकर के दूसरों में विलय हो गया, मिल गया, उसको हम विलय कहेंगे। तो विलय विलायक समझ के में आ गया होगा क्या होता है विलय और विलय क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने बताया कि चीनी और पानी का जो विलयन है, लेकिन याद रखेंगे अगर मात्रा पानी का है अधिक तो ये आपका जो है, ये जिसकी मात्रा ज्यादा होता है वही विलायक होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि हमेशा विलायक की मात्रा ज्यादा होता है और विलय की मात्रा कम होता है। तो पूछा जाता है कि किसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होता है, तो विलायक का, ठीक है। याद रखिएगा विलायक का मात्रा, इस बात को ध्यान में रखना है, कभी कभी इससे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे।
आगे देख लीजिए, आगे बोला है पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो, पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो तो वो संतृप्त विलयन होता है। कैसा विलयन होता है? संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, जो अगर पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसमें घुल गया, अब नहीं घुलने वाला है, तो उसको हम संतृप्त कहेंगे। ठीक है, और अधिक मात्रा और घुलाई जा सकती है तो वो असंतृप्त है। पदार्थ और भी घुल, हाँ, यानी कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे पानी इसमें डाल दिया है, चीनी डाल दिया, फिर चीनी डाल दिया, फिर चीनी, जब तक डालते रहा जब तक कि घुलते रहा, अब नहीं घुल रहा है, अब डाल रहे हैं घुल नहीं रहा, तो ये संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त। लेकिन और घुलाया जा सकता है तो इसका मतलब वो असंतृप्त है, मतलब अपने में और घुला सकता है तो वो असंतृप्त है, लेकिन अब घुलने वाला नहीं है तो वो संतृप्त हो गया। आगे संतृप्त और असंतृप्त समझ में? अब जितना पानी रहेगा वो कैपेसिटी के हिसाब से घुलेगा। आप कहोगे कि 1 लीटर में 5 लीटर घुला देंगे तो घुला दो, हाँ ठीक है, हाँ तो वही बात ना, तो वो तो असंतृप्त हो गया, संतृप्त हो गया ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। आवश्यक विलय की मात्रा अधिक घुलाई जाती है, याद रखिएगा, तो अति संतृप्त विलयन है। ठीक है, विलय की मात्रा अगर जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा अगर घुला दिए तो उसको हम अति संतृप्त कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो यानी उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिए होंगे जिसके कारण अधिक घुल गया होगा, तभी जाकर के हम असंतृप्त बना पाए हैं। निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। अब विलेयता शब्द अलग है, विलय, विलायक, विलेयता। ठीक है, तो विलेयता जो होता है, 100 ग्राम में जितना घुलता है उसी को हम विलेयता कहते हैं। ठीक है, ताप और दाब को बराबर रखा जाए और 100 ग्राम में जितना हम घुला दिए, विलायक में 100 ग्राम पानी हो तो उसमें जितना घोला दिए वो उस विलयन की विलेयता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेयता। आगे समझ में? विलेयता का फार्मूला होता है कि विलय बटे विलायक गुने 100। ठीक है, याद रखिएगा, 100 से गुना करके हम विलयन की सांद्रता पता करते हैं, इसी सांद्रता को विलेयता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। विलेयता पर ताप का प्रभाव, अब इससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उसमें तो कम चांस रहते हैं लेकिन इससे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बोला है कि सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। ठीक है, यही पूछ दिया जाएगा कि ठोस पदार्थ की विलेयता जो है ना, ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे सोडियम हो गया, सल्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रा ऑक्साइड हो गया और कैल्शियम साइट्रेट हो गया, इन सभी का जो ताप बढ़ाइएगा तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, ताप बढ़ने से बढ़ जाता है, अभी ने बताया मैंने। अब ये अभी तो हम नहीं बताए, दर्ब की बात करेंगे तब तो। द्रव में देखिए, द्रव में गैस की विलेयता का ताप क्या है? द्रव में अगर गैस का विलेयता है तब वहां तब घटेगा। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, नहीं, जनरली रूल यही है, एक मिनट, जनरली रूल की बात किया है। जनरली रूल यही है कि बढ़ता है, लेकिन कुछ अपवाद है, यहाँ नीचे अपवाद दिए गए, सॉरी, हाँ ये अपवाद है, अपवाद को याद रखिए, ये घटता है। हाँ, बस ये अपवाद में ध्यान रखिए कि इसका जो है ना घटता है। आगे देखिए, द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या हो जाती है? घट जाती है। द्रव में गैस की विलेयता, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि द्रव में गैस की विलेयता क्या होगा? ताप बढ़ने से घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अध्रुवीय पदार्थ। ठीक है, बोला है विलय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में प्रायः विलय होते हैं। ठीक है, जैसे अध्रुवीय पदार्थ में विलय जो होने वाला है, ब्रोमीन हो गया और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये इसका घुलना जो है ना अध्रुवीय पदार्थ में विलय होना के बराबर है। ध्रुवीय विलायक कुछ होते हैं, तो ध्रुवीय विलायक कौन होते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और जल में बहुत ही कम विलय होते हैं। ठीक है, जो ध्रुवीय विलायक है वो अधिक विलय नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अध्रुवीय विलायक विलय होते हैं, वही ध्रुवीय विलायक जल में अधिक विलय नहीं होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी विलय नहीं होते हैं। उसके बाद है ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों को प्रायः विलय हो जाते हैं, तो विलय होने में